हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूं, जो कि 45 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? पहला ऑप्शन है इंद्र, सेकंड ऑप्शन है विष्णु, थर्ड ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसका पहले का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इंद्र। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, इंद्र को ऋग्वेदिक में पुरंदर भी कहा जाता था, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में इनकी 250 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख हुआ है, इसलिए ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेस, सेकंड ऑप्शन है जेम्स प्रिंसक, थर्ड ऑप्शन है जेम्स विलियम्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस से ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा होता, कि ये पूछा होता गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता, ये श्रीगुप्त होता, पर इसमें पूछा हुआ है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है चांद बीबी, सेकंड ऑप्शन है रजिया सुल्तान, सी ऑप्शन है जीजाबाई और डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी, जो 1236 से 1240 तक वहाँ पे दिल्ली में शासन किया इन्होंने। 1236 से 1240 तक ये दिल्ली के सुल्तान रहे। ये रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? इसमें पूछा हुआ धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? इसका ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 5 का डी, यानी इनमें से कोई नहीं। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? इसमें से कोई नहीं। धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसका विरोध सबसे पहले किया था। धन निष्कासन का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है सरोजिनी नायडू को कब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है 1918, सेकंड ऑप्शन है 1925, थर्ड ऑप्शन है 1929, डी ऑप्शन है 1931। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बी राइट है। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, इसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें कानपुर में इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसमें पूछा हुआ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन होगा सी इज राइट। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है जो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इनसे गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए और इनको अपना राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को
अपना राजनीतिक गुरु माना। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा हुआ निम्न घटनाओं को सजाइए। बंगाल विभाजन, खेड़ा विद्रोह, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। जी हाँ दोस्तों, इसका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1905। और एक खेड़ा विद्रोह 1918, 1918 में। चंपारण हुआ 1917 में। जी हाँ दोस्तों, चंपारण 1917। और जलियांवाला बाग कांड 1919 में, 1919 में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जलियांवाला बाग कांड हुआ 1919 में, ये हुआ 1900 बंगाल विभाजन 1905 में। ये पहला ऑप्शन फर्स्ट, एक ऑप्शन सेकंड, थर्ड होगा पहले, फिर सेकंड नंबर पे पहले नंबर पे पहला, सेकंड नंबर पे थर्ड वाला, और थर्ड वाले नंबर पे सेकंड वाला, लास्ट में जलियांवाला बाग कांड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा छठवें का। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन ए इज राइट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। इसमें पूछा हुआ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। इसके ऑप्शन है 1937, सेकंड ऑप्शन 1938, थर्ड ऑप्शन है 1939, और डी ऑप्शन है 1940। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने कब इसका मतलब कांग्रेस का इस्तीफा कब दिया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट, 1939 में। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जब दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए तो उस समय गांधी जी किसी दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे, जिनके कारण इन्होंने अपना पद त्याग दिया और ये इस्तीफा दे दिया इस पद से। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर पूछा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। इसमें पूछा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। इसमें ऑप्शन है यांगत्से, अमेजॉन, एनिसी और नील। इसका ऑप्शन ए इज राइट है। यांगत्से जो लिखा है, यांगत्से यांग है इसका नाम, यही है जो चाइना में बहती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है निम्न का मिलान कीजिए। पहले नंबर पर दिया है पर्वत श्रृंखला और दिया महाद्वीप, मतलब जो ये पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकी, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। हिमालय हो गया एशिया में, एंडीज हो गया दक्षिणी अमेरिका में, सेकंड का ए, और थर्ड का उत्तरी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में एक का सी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 में है 12 का बी, एक का सी, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का बी ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोयला भंडारण के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था या है। इसमें है ऑप्शन 5वां, सेकंड ऑप्शन है 3रा, चौथा ऑप्शन है 7वां, और डी ऑप्शन है 9वां। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 5वां। इसके भारत का स्थान 5वां स्थान है। कोयला भंडारण के मामले में दुनिया में भारत का स्थान 5वां है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन सा शहर है जिसे भारत पूरब का एथेंस कहते हैं। इसके ऑप्शन है कोच्चि, सेकंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है प्रयागराज, डी ऑप्शन है मदुरई। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही है। भारत में मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। और यह शहर कहाँ पे है,
यह शहर तमिलनाडु में है। यह शहर तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व का एथेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधीनगर की राजधानी है, मतलब गांधीनगर किसकी राजधानी है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसकी गुजरात, इसके गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ, भारत में जो पंचवर्षीय योजना पहले बनती थी वो कौन बनाता था? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, डी ऑप्शन योजना आयोग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की, जिसका पदन कौन होता है? पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जो बनता है उस समय का, वो उसका अध्यक्ष होता है। और यह योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को यह समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर कौन सा आ गया? नीति आयोग की स्थापना की गई है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एसबीआई को, सेकंड ऑप्शन है आरबीआई को, थर्ड ऑप्शन है एसबीआई और आरबीआई दोनों को, और डी ऑप्शन है यूबीआई को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आरबीआई को। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं और सरकार का बैंक भी इसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है, सेज SEZ का पूरा रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हाँ दोस्तों, के बी ऑप्शन इज राइट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरित क्रांति में किसकी उपलब्धता का निर्भर थी? मतलब हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? इसके ऑप्शन रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, और सेकंड ऑप्शन है इसके पर्यावरण सिंचाई सुविधा, सी ऑप्शन है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। हरित क्रांति की सफलता सिंचाई की सुविधाओं पर, बीजों के उच्च पैदावार किस्म पर तथा रासायनिक उर्वरक की एवं कीटनाशक, इन तीनों पर ही निर्भर थी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैंक के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है कोर, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट और डी ऑप्शन है कंटिनेंट। जी हाँ दोस्तों, CBS में सी का मतलब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है CBS का CBS फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, CBS का फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसके हिसाब से सी का मतलब होता है कोर जो है, इस सी का पूर्ण रूप कोर होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पूछा, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ लिया गया है? इसका ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है आयरिश संविधान, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया संविधान, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं और आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और ब्रिटेन से संसद की प्रणाली जो है ये ली गई है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर
विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है? इसका ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी ऑप्शन है समानता का अधिकार और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पूछा हुआ है इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट। समानता का अधिकार में ही ये सब आते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 आर्टिकल जो 14 से 18 है, आर्टिकल 14 से 18 इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। और इसी के तहत अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब विभेद करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस पर पूछा हुआ है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 11 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा 5 वर्ष। इसके 5 वर्ष के लिए होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? मतलब किस आर्टिकल में उनका उल्लेख है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा? इसका ऑप्शन है 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 148। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है इसके हिसाब से आर्टिकल किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिका जोड़ा था? मतलब किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 और नगर पालिका जोड़ा गया? ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, सेकंड ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट। इसका ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ा गया, जो भाग 9 का में इसका उल्लेख है नगर पालिका से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में है समय की एसआई इकाई क्या है या समय का एसआई मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन है मिली सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है मिनट, थर्ड ऑप्शन है घंटा और डी ऑप्शन है सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। समय एक मूल राशि है, यह एक अदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कांसा किसकी मिश्र धातु है? जी हाँ दोस्तों, इस पर पूछा हुआ है कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन तांबा और टीन, सेकंड ऑप्शन तांबा और लोहा, डी ऑप्शन है बी ऑप्शन है तांबा और जस्ता, इसका लास्ट ऑप्शन लोहा और निकेल। जी हाँ दोस्तों, कांसा किसका मिश्रित होता है? तांबा और टिन का। ऑप्शन ए इज राइट। तांबा और टिन का यह मिश्रित होता है कांसा। जी हाँ दोस्तों, ये बताइए पीतल किसका मिश्रित होता है? पीतल। जी हाँ दोस्तों, पीतल में क्या क्या मिश्रित होकर पीतल बनाया जाता है? इसमें होते हैं तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता मिलके क्या बनते हैं? पीतल। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन इज राइट है। कांसा किसकी मिश्र धातु होते हैं? तांबा और टिन की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? इसका ऑप्शन है ओटी ब्लाथी, सेकंड ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीव, थर्ड ऑप्शन है योहानेस केपलर, डी ऑप्शन है माइकल फेराड। जी हाँ दोस्तों, का ऑप्शन इज बी सही, सेकंड वाला सही है। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी सर्वप्रथम दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका ऑप्शन है
सूत्रकणिक, सेकंड ऑप्शन है केंद्रक, थर्ड ऑप्शन है केंद्रिका और डी ऑप्शन है लाइन काय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट है, इसका ऑप्शन डी सही है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइकाइन को, या इसी को अन्य नाम से भी जानते हैं लाइसोसोम। इसी को क्या कहते हैं? लाइसोसोम के नाम से भी इसी को जाना जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम के नाम से भी इसे आत्मघाती थैली को जाना जाता है, या लाइन काय भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसमें पूछा हुआ लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। इसका ऑप्शन है लैक्टोज, सेकंड ऑप्शन है डायस्टेज, सी ऑप्शन है सुक्रोज और डी ऑप्शन है टाइलिन। जी हाँ दोस्तों, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? इसमें ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी। लार में कौन सी पाई जाती है? टाइलिन। जी हाँ दोस्तों, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है जो हिंदी से लिया गया है। तरुण का विलोम क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तरुण का विलोम क्या होता है? इसका ऑप्शन है बालक, सेकंड ऑप्शन है युवा, थर्ड ऑप्शन है वृद्ध और डी ऑप्शन है अबला। जी हाँ दोस्तों, तरुण मतलब होता है नवयुवक। नवयुवक का विलोम क्या होगा? इस हिसाब से वृद्ध। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी जो है तरुण का विलोम वृद्ध होता है। तथा अबला का विलोम क्या होता है? अबला का विलोम सबला होता है, अबला का विलोम सबला। और ये युवा का भी वृद्ध होगा, बालक का वृद्ध भी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जो स्त्री सूर्य को ना देख सके वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसके लिए क्या एक शब्द का कहते हैं? इसके ऑप्शन है शास्त्र अज्ञान, सेकंड ऑप्शन है आसूर्यपस्या, थर्ड ऑप्शन है स्त्रैण और डी ऑप्शन है दुर्निवार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट, आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या का अर्थात होता है जो स्त्री है वो सूर्य को नहीं देख सकती। और शास्त्रज्ञ होता है शास्त्र को अच्छी तरीक़ा से जानने वाला। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र को अच्छी तरीके से जानने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ। और स्त्रैण होता है स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब होता है आकाश। इसका ऑप्शन है अंतरिक्ष, सेकंड ऑप्शन है अंबर, सी ऑप्शन है पीयूष और डी ऑप्शन है नभ। जी हाँ दोस्तों, इसमें पीयूष जो होता है ये व्योम का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये तीनों होते हैं। पीयूष मतलब होता है अमृत। ये पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। किसका है? अमृत का। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है, बाकी सब आकाश के या नभ के या व्योम के पर्यायवाची हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो लोकोक्ति है शेर को सवा शेर, इसका क्या अर्थ होता है? इसके ऑप्शन है संपन्नता, बी ऑप्शन है असंभव कार्य, सी ऑप्शन है एक से बढ़कर दूसरा, डी ऑप्शन है नष्ट करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है शेर को सवा शेर, इसका अर्थ होता है शेर को सवा शेर का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा। मतलब जो है वो दुष्ट उससे और बड़ा दुष्ट हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ये दोनों जो कृतियाँ हैं ये किसने लिखा है? सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, सेकंड ऑप्शन है जैनेन्द्र, थर्ड ऑप्शन है नरेश मेहता और डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पूछा हुआ है सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये कृति है धर्मवीर भारती की। किसने लिखी है? धर्मवीर भारती जी ने इन्होंने ये दोनों उपन्यास को लिखा है। इनकी अन्य कृतियाँ भी हैं अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है 5वीं बी मिस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? वर्चुअल मतलब आभासी। जो
ऑनलाइन मीटिंग हुई बिमस्टेक की 5वीं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है भूटान। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा की गई है? बिमस्टेक की जो बैठक हुई है वर्चुअल श्रीलंका द्वारा की गई है। कहाँ पे? 5वीं बिमस्टेक की बैठक श्रीलंका द्वारा की गई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया था वर्चुअल माध्यम से। और इसका थीम क्या है? एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य लोग। इसकी थीम है, क्या थीम है इसकी? एक लचीला क्षेत्र की ओर, और इसमें कामा लगा हुआ, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ की लोग, स्वस्थ की ओर, यह इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा हुआ है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है देवाशीष पांडा, सेकंड ऑप्शन है अवनेंद्र पुनिया, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है दिनकर गुप्ता और डी ऑप्शन है पुष्कर कुमार जोशी। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है NIA का नया अध्यक्ष 2022 में किससे बनाया गया है? इसके ऑप्शन सी राइट है। दिनकर गुप्ता को NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? इसका ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में इसका ऑप्शन डी इज राइट, नागालैंड। नागालैंड भारत में पहले ऐसी विधानसभा जो पूरी तरीके से पेपरलेस यानी कागज रहित विधानसभा बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ये है, इसका ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? इसके ऑप्शन है सनन ढाका, बी ऑप्शन है वनिता चौधरी, सी ऑप्शन है अमृता त्रिपाठी, डी ऑप्शन है रिया गोयल। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है जून 2022 में जो ये परीक्षा हुई राष्ट्रीय NDA की, इसमें कौन सी लड़की टॉप पे आई है? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ये राइट है, सनक ढाका। सनन ढाका जो है ये राष्ट्रीय NDA में परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप पे आई हैं। जी हाँ दोस्तों, सनन ढाका। क्वेश्चन नंबर 41, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 45वां, सेकंड ऑप्शन है 42वां, सी ऑप्शन है 38 38वां, डी ऑप्शन है 37 37वां स्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान है? 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? इसका ऑप्शन है वाराणसी से दिल्ली, बी ऑप्शन है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, सी ऑप्शन है अयोध्या से मथुरा, डी ऑप्शन है भोपाल में से मुंबई। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी सही है। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच ये ट्रेन चलाई गई? कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक ये ट्रेन भारत गौरव योजना चलाई गई। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? इसके ऑप्शन है सांबा, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और इसका सी ऑप्शन है जालौन और डी ऑप्शन है गुड़गांव। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बना। इसका ऑप्शन है ए, इज राइट है, सांबा। ये सांबा जिला जो है ये जम्मू कश्मीर के में स्थित है। यह जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 में है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं को भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है जो युवाओं को सशस्त्र बल युवाओं को भर्ती हो रहा है, इसमें वो किस योजना के तहत हो रहा है? इसका ऑप्शन है युवा से सेना योजना, सेकेंड ऑप्शन है अग्निपथ योजना, सी ऑप्शन है अग्निवीर योजना, डी ऑप्शन है सशस्त्र बल भर्ती। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी सही है। अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर। और इसी योजना के तहत जो चयनित युवा होते हैं, जो इस योजना के तहत जो चयनित युवा होंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर। जब तक चयनित नहीं होंगे वो योजना कौन सी है? अग्निपथ योजना है, और जब चयन हो जाएंगे तो अग्निवीर कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 45। आज का लास्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो ट्री सिटी में का खिताब दूसरी बार जीता है? इसका ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी इज राइट, हैदराबाद ट्री सिटी लगातार 2 बार जीता है। लेकिन 2022 में अगर पूछे, अप्रैल 2022 में अगर पूछता है कि 2022 में कौन जीता, 2022 में भारत के 2 शहरों को प्राप्त हुआ। अब की बार इस साल कितने शहरों को प्राप्त हुआ? 2 शहर, एक है हैदराबाद और एक है मुंबई। और इससे पहले जो 2021 में खिताब जीता था वो हैदराबाद ने जीता 2021 में, इसीलिए हैदराबाद को 2 बार। इसमें पूछा क्या है, भारत के किन शहरों ने ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज राइट है। अगर ये पूछता है कि 2022 में किसने जीता, तो यह हैदराबाद और मुंबई, ये दोनों ऑप्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये बताएं, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।